नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो बचा है वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, और यह टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन बी है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी है, 103वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ऑप्शन डी है, इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ना कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में असत्य है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? इसमें से कौन एक मूल मात्रक नहीं है, यह ज्ञात करना है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या जो है वो 7 है। ओके, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या जो है वो 7 है और वे जो मात्रक 7 हैं, वो मूल मात्रक जो 7 हैं वो इस प्रकार हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। ये जो है 7 मूल मात्रक हैं। जबकि इसमें जो न्यूटन दिया गया ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन मूल मात्रक नहीं है, तो इसमें न्यूटन जो है वो मूल मात्रक नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण किस विधि द्वारा होता है? ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण जो है वो चालन विधि द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु जो हो अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट के अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण जो है वो चालन विधि द्वारा होता है, यानी कंडक्शन विधि द्वारा। ओके, कंडेंसर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है। कुएं से पानी भरते समय रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिरना जो है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का एक उदाहरण है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग जो ऊष्मी विकिरण के मापन हेतु किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, बोलोमीटर का प्रयोग जो वो ऊष्मी विकिरण के मापन हेतु किया जाता है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज उपाय किए जाते हैं। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, जल प्रक्रमण संयंत्र में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज उपाय किए जाते हैं। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। और दूसरा कथन है, यह कानून जो है स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक बाध्यकारी समझौता है, न कि स्वैच्छिक समझौता है। ओके, और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। तो इसमें जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन है डीडीटी, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ओके, और जैसे इसमें डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक इत्यादि, ये सब जो है वो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है? एल्गल ब्लूम से तात्पर्य जो हो जल की सतह पर बने शैवाल की परत से है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेला और सूची 2 में स्थान। मुड़िया मेला, मुड़िया मेला जो वृंदावन में लगता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और परिक्रमा मेला जो हो अयोध्या में होता है, लगता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और रामायण मेला जो चित्रकूट में लगता है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और सोरो मेला जो हो एटा में लगता है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2, 3 1 2 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच अंतर जो है वो लगभग 20.1% का है। और सर्वाधिक अंतर जो है महाराजगंज व सबसे कम अंतर जो है वो कानपुर नगर में है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर जो कानपुर में है और सबसे ज़्यादा जो महाराजगंज में है। ओके, और उस तरह एवरेज अगर देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर जो है वो 20.1% है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करता है? उत्तर प्रदेश में संचित क्षेत्र का सही घटता क्रम जो है वो सबसे ज़्यादा संचित क्षेत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, फिर केंद्रीय उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर बुलंदखंड क्षेत्र में है। जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर, तीसरा है औरैया और चौथा है इटावा। साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम है। साक्षरता के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर जो उत्तर प्रदेश में है वो जिला है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, फिर उसके बाद औरैया, फिर उसके बाद इटावा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? नहर और उद्गम स्थल। पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल जो है वो सहारनपुर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, और आगरा नहर का उद्गम स्थल जो वो ओखला है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल जो हरिद्वार है, जबकि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जो नरौरा है, ना कि अलीगढ़ है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है नरौरा है, नरौरा। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? ऑप्शन है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ऑप्शन बी है मुखबरी योजना, ऑप्शन सी है नया सवेरा योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इसका सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना प्रारंभ किया गया था।
और यह योजना जो है वो बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए है, पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1997 में आगरा में की गई थी, और दूसरा कथन है यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना जो वर्ष 1997 में कानपुर में की गई थी, ना कि आगरा में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, और यह जो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो है वो वर्ष 1975 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में स्थान। सैंडस्टोन खनिज जो हो मिर्जापुर में मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट जो है वो ललितपुर से प्राप्त होता है। तो इसका बी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और सेलखड़ी जो है वो खनिज जो है वो हमीरपुर से प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और कोयला जो है वो सिंगरौली से प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मौर्ययुगीन प्रांत और सूची 2 में राजधानी। अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है वो उज्जैन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। प्रासी राज्य की राजधानी जो है वो प्रासी प्रांत की राजधानी जो पाटलिपुत्र है। तो इसका बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और दक्षिणापथ की राजधानी जो है वो सुवर्णगिरी है। तो इसका सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कलिंग प्रांत की राजधानी जो तोसली है। तो इसका डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 3 1 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो हुगली में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके, ना कि हैदराबाद में है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कंठकोप उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन सी है छंदकोप उपनिषद, और ऑप्शन डी भगवत गीता। छंदगोप उपनिषद में कृष्ण को देव की पुत्र तथा घोर असंगिर से का शिष्य बताया गया है। और कृष्ण भगवत धर्म के प्रवर्तक थे और वासुदेव का पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण कहा गया है। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ जो है वो संदर्भ पाए जाते हैं वो छंदगोप उपनिषद में पाए जाते हैं। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। पहला कथन है, देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% वर्ग फर्स्ट के नगरों में निवास करती है। और दूसरा कथन है, वर्ग फर्स्ट के सर्वाधिक नगर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जनसंख्या 2011 के संदर्भ में प्रश्न का दिए गए कोई भी कथन जो असत्य नहीं है। ओके, इसमें दोनों कथन जो सत्य हैं।
ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है उसे वर्ग फर्स्ट के नगर कहते हैं। ओके, और भारत में इनकी संख्या जो 468 है। फर्स्ट वर्ग के नगर की संख्या जो है भारत में 468 है, और इनमें से सबसे सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही है और कथन 2 जो है वो भी सही है। इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला मालदीव, हवाई द्वीप, तीसरा बरमूडा और चौथा अल्यूसियन। उपरोक्त में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है? इसमें पूछा गया है कि ज्वालामुखी द्वीप का कौन सा उदाहरण है द्वीप। हवाई द्वीप और अल्यूसियन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है, जबकि मालदीव और बरमूडा जो प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। तो इस प्रकार जो 2 और 4 है ये ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और मालदीव और बरमूडा जो है वो प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, तो ये प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, प्रवाल द्वीप के, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है भोपाल में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई की अपेक्षा अधिक अस्थायी प्रकृति का होता है, और दूसरा कथन है एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है वो संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई की अपेक्षा जो अधिक अस्थायी प्रकृति का है, तो इस बार जो कथन एक है और वो सही हो जाएगा। और एफआईआई जो है वो व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होता है, तो इस बार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य हैं, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन जो हिमेटोलॉजी कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, और दूसरा कथन है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है। जुलाई 2023 में बेंगलुरु जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, तो इस बार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और बेंगलुरु जो वो WCCF में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है, तो इस बार जो ऑप्शन बी कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य हैं, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्चल रेल ब्रिज कहाँ जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है? ऑप्शन ए चिनाब ब्रिज, ऑप्शन बी है सुदर्शन ब्रिज, ऑप्शन बी है अंजीर खंड और ऑप्शन डी अटल सेतु। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब रेलवे ब्रिज पर भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है, तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? जून 2024 में ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पीवी सिंधु बनी है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति का खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में हुई है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ प्रदेश कर लो। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर।
भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? जून 2024 में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ जो मध्य प्रदेश ने किया है। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निर्जुत मोइमा योजना की शुरुआत की है? असम ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजमुत मोइमा योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर जो ज्योतिर्मठ रख दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है भारत के आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगी जनकों पर शोध कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? जून 2024 में अमेरिका राजीव जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग जो है वो 129वीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? जून 2024 में भारत जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। पहला जो है वो N2O का पहला जो है वो चीन है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी सैटकॉम सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? जून 2024 में जियो रिलायंस निजी कंपनी को भारत में उपग्रह संचालन सैटकॉम सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? चीतों की रखने की घोषणा जो है वो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा चीतों के रखने की घोषणा की है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी बताई है? सिप्री द्वारा जून 2024 में जारी परमाणु हथियारों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या जो है 172 बताई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सिप्री ने भारत के पास जो परमाणु हथियार जो संख्या जो बताई है वो 172 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीन आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो है वो अमरावती को घोषित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस राज्य में उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? मई 2024 से सिक्किम राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल महिला मंत्रियों की शपथ ग्रहण की संख्या जो है वो 7 है। 7 महिला मंत्रियों ने इसमें शपथ ग्रहण की है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, महिला प्रदेश नहीं महिला। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।